यस फ्रेंड्स, हम लोग अब पढ़ रहे हैं आज अर्थ का मैग्नेटिज्म। और अब इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रल पॉइंट को लोकेट करना हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लोकेटिंग न्यूट्रल पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ कोर्स इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ड्यू टू बार मैग्नेट भी कर सकते हैं एक न्यूट्रल पॉइंट, और एक करंट लूप के सेंटर पे भी न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन कर सकते हैं। बेसिकली न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है कि टू फील्ड्स इक्वल और ऑपोजिट हो। यहाँ एक फील्ड तो हमें प्राप्त है ही। हॉरिजॉन्टल प्लेन की अगर आप बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बस एक ही फील्ड है और वो हमेशा है BH, चाहे आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा भी हो। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ही फील्ड है, वो BH है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कभी वर्टिकल कंपोनेंट तो आएगा नहीं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिर्फ एक फील्ड है और वो है BH। तो अब आप इसको नलीफाई करना चाहते हैं तो बार मैग्नेट की फील्ड F से क्रिएट, इसको डिस्ट्रॉय करिए। या एक करंट लूप भी एक मैग्नेट होता है, तो करंट लूप के सेंटर पे भी करंट के कारण जो फील्ड पैदा हो रही है उसको भी हम F नाम देंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए शर्त यह है कि F इज इक्वल टू BH। BH यानी अर्थ की फील्ड, उसकी अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हम केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन करने की बात कर रहे हैं। और ये फील्ड हमने या तो बार मैग्नेट से पैदा की है और या फिर एक करंट लूप से पैदा की है। मैथमेटिकली न्यूट्रल पॉइंट के नाम पे एक ही बात आपको याद आना चाहिए कि BH इज इक्वल टू F। जो BH है इसको आप जानते हैं साउथ टू नॉर्थ है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो एक बात पक्की है कि F शुड बी इन नॉर्थ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। F भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होना चाहिए। F शुड बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट ये होना चाहिए फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नहीं नॉर्थ टू साउथ। जो अर्थ की फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो इनकी फील्ड F, ये जो फील्ड F पैदा करें वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होना चाहिए और वो नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए। तब जाके ऐसे पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट आएगा जहां F का मैग्नीट्यूड BH के बराबर है। तो चलिए हम लोग एक बार मैग्नेट के कारण न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन की बात कर रहे हैं। तो शर्त यह है कि जो बार मैग्नेट है वो भी हॉरिजॉन्टली रखनी पड़ेगी आपको। द बार मैग्नेट should be kept in horizontal plane। बार मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसकी फील्ड भी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही चाहते हैं। मैग्नेट के प्लेन में ही तो फील्ड हमको मिलती है, उसकी एंड ऑन पोजीशन में या उसकी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में। ज्यादातर हम इन दो पोजीशन की ही बात करते हैं। तो इसमें पहला केस तब पढ़ेंगे when north pole of magnet, रखी तो हॉरिजॉन्टली ही है हमेशा। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज टुवर्ड्स अर्थ नॉर्थ। और इसमें एक केस 2 पढ़ेंगे बाद में, when south pole of the magnet is towards earth's north। ये दो केस पढ़ेंगे। मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली रखेंगे और फिर एक बार मैग्नेट का साउथ अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा, एक बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा। तो चलिए ये बार मैग्नेट है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली रखा है और इस तरह से रखा है कि मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ हो। और खाली जब हम नॉर्थ बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ। अब मैं इसके आसपास देखना चाहता हूं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में कहां न्यूट्रल पॉइंट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो न्यूट्रल पॉइंट वहां आएगा जहां F और BH बनेगी। F और BH कैंसिल करेंगी। तो पहले मैं इनके पॉइंट्स पे, इस मैग्नेट के आसपास वेरियस पॉइंट्स पे F मार्क कर लेता हूं, मैग्नेट की फील्ड की डायरेक्शन, और फिर BH मार्क कर लेता हूं। यदि मैग्नेट की फील्ड तो नॉर्थ से निकलती है और ऐसे जाती है साउथ की तरफ, और यहाँ भी ऐसे नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। ये जो पॉइंट्स हैं मैग्नेट के एंड ऑन पोजीशन में हैं और ये जो पॉइंट्स हैं मैग्नेट के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में हैं। अब ये जो यहाँ पर BH है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो यहाँ BH तो है साउथ टू नॉर्थ,
और BH की वैल्यू थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, ये कम वैल्यू पे ले लेते हैं। अर्थ की फील्ड वीक होती है, बहुत ही नेग्लिजिबली वीक होती है, और एक प्लेस पे कांस्टेंट होती है, और वो पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस से बनाई जाती है। तो अर्थ की फील्ड यहाँ पे ऐसी है, ये बराबर साइज के एरो है, ये बराबर साइज के एरो है, ये BH है, इधर यहाँ BH बना लेते हैं। अर्थ की फील्ड है साउथ टू नॉर्थ और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इधर भी अगर देखें तो इस पॉइंट पे भी अर्थ की फील्ड की यही डायरेक्शन है, और इस पॉइंट पे भी अर्थ की फील्ड की यही डायरेक्शन है। जो रेड से अपन ने दिखाई है अर्थ की फील्ड है। इधर ये मैग्नेट की फील्ड बना लेते हैं। मैग्नेट की फील्ड यहां से जाएगी, यूं आएगी, तो मैग्नेट की फील्ड यहाँ पे तो ऐसे स्ट्रांग होगी, ये सेंस होगा, यहाँ थोड़ी वीक होगी, यहाँ वीक और वीक होगी, और यहाँ और वीक होगी, बस ऐसा होता चला जाएगा ऐसा। इसी तरह यहाँ भी ये ऐसा, यहाँ से ऐसा बना लेता हूँ। इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे मैग्नेट की फील्ड है, और ये भी मैग्नेट की फील्ड है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेट की फील्ड इतनी बड़ी है, फिर धीरे धीरे छोटी होती जा रही है ऐसा। ये जो रेड वाली है ये BH है, और जो ग्रीन वाली है ये मैग्नेट की फील्ड है F। रेड वाली जो है वो BH है, जो कि कांस्टेंट है हर जगह। रेड वाली BH है, और ये जो ग्रीन है ये BF है, खाली F। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैग्नेट की एंड ऑन पोजीशन में है, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिलने का चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ F और BH एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फील्ड है, इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फील्ड है वो है F प्लस BH। इस पॉइंट पे भी जो रिजल्टेंट फील्ड है वो एडिटिव है, F प्लस BH। यहाँ जरूर F और BH एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो ये शायद ऐसा पॉइंट है, मे भी यहाँ कहीं एक ऐसा पॉइंट है, यही मान लेते हैं चलिए, जहाँ पे यहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ F और BH इक्वल और ऑपोजिट है, यहाँ एक न्यूट्रल पॉइंट मिलने की संभावना है। इसी तरह इस तरफ भी ये अर्थ की फील्ड है साउथ टू नॉर्थ BH, और ये मैग्नेट की फील्ड है, मैग्नेट की फील्ड है F। मान लेते हैं ये पॉइंट है जहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर F और BH में करीब करीब बराबर दिख रहे हैं। BH तो कांस्टेंट है, F की वैल्यू, मैग्नेट की फील्ड धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो बस पहला डिसीजन तो ये है कि हमें दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। न्यूट्रल पॉइंट अक्सर सिर्फ पेयर में ही आकर होते हैं, मोस्टली दे अकर इन पेयर। दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, बट दे विल बी ऑब्टेन्ड इन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ द मैग्नेट। ये कंक्लूजन है। टू न्यूट्रल पॉइंट्स इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ मैग्नेट आर ऑब्टेन्ड। मतलब ये जो पॉइंट है ये अर्थ के ईस्ट वेस्ट में है। अर्थ का तो ये नॉर्थ साउथ है, और ये अर्थ का ईस्ट वेस्ट है। तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे हैं, आप उन्हें दो तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, या तो अर्थ के ईस्ट वेस्ट में मिल रहे हैं, और या मैग्नेट के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में मिल रहे हैं। जो न्यूट्रल पॉइंट है ये यहीं मिलेंगे जहां F और BH एक दूसरे के अगेंस्ट होगी। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि न्यूट्रल पॉइंट मिल कहां रहे हैं, और जहां तक इसकी मैथमेटिक्स का सवाल है वो बड़ा आसान है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट अगर मिल रहा है तो F BH के बराबर है, और आप इस समय ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में हैं, तो F by D M by D क्यूब इज इक्वल टू BH। अब ये फील्ड न्यूमेरिकल में आपको दे दी जाएगी डायरेक्टली, हॉरिजॉन्टल वाली। न्यूमेरिकल्स के लिए तो इतना ही करना है, बस आपको ये ध्यान आना चाहिए कि अगर नॉर्थ की तरफ है, मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ है, तो न्यूट्रल पॉइंट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में आते हैं, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में F का ये फॉर्मूला होता है। ये अप्रोक्सीमेट मेथड वाले न्यूमेरिकल ही केवल बनते हैं, एग्जैक्ट मेथड वाले सवाल हमें नहीं करने हैं। बहुत ज्यादा है तो क्लैरिटी के लिए इस समय ऐसा बोल सकता हूं मैं DNN, ये याद दिला रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट का कब डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है DNN। जब नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ है तो मैग्नेट के सेंटर से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी इस तरफ या इस तरफ, आपको ये डिस्टेंस DNN निकालने को ही मिलेगा न्यूमेरिकल में। तो बोलेगा नॉर्थ, मैग्नेट के नॉर्थ को अर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ रखा है, तो मैग्नेट के सेंटर से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी बताइए।
आपको ये बताना पड़ेगा कि क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट का सवाल है, इसलिए दो फील्ड्स को इक्वेट करना, और बस फिर ये अलग से याद आना चाहिए कि अगर नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है तो न्यूट्रल पॉइंट मैग्नेट की ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मिलते हैं, और क्योंकि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है इसलिए ये m/d³ आ रहा है। क्योंकि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है इसलिए मैग्नेट की फील्ड है m/d³। ऑलराइट, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड केस, जहां मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ है। इधर अर्थ का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, तो जो फील्ड निकलेगी वो, ये पॉइंट्स बना लेता हूं। अब जो फील्ड निकलेगी वो मैग्नेट के नॉर्थ से निकलेगी और ये मैग्नेट के साउथ की तरफ जाएगी। ऐसी ये पहले हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बना देनी चाहिए, और इसके टेंजेंट इनकी डायरेक्शन भी बना लेनी चाहिए। ये जो है ये मैग्नेट की फील्ड है F, और यहाँ पे ये ऐसे आ रही है, इधर ये ऐसे आ रही है, यहाँ F की ये डायरेक्शन है, इधर F की ये डायरेक्शन है, और ये नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है। आप तो क्या करो, सबसे पहले लाइंस ऑफ फोर्स बना लो, और जहां फील्ड की डायरेक्शन चाहिए वहां टेंजेंट खींच दो। सबसे पहले एक लाइन ऑफ फोर्स बना लो, और अगर यहाँ फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ टेंजेंट खींच दो, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ टेंजेंट खींच दो, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ टेंजेंट खींच दो, और इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ टेंजेंट खींच दो। तो ये तो हो गई F, जो कि वेरिएबल है। मैग्नेट की फील्ड धीरे धीरे इधर इस डायरेक्शन में कम होती चली जाएगी। इसको और थोड़ा बड़ा मार्क कर सकते हैं, ये मैग्नेट की फील्ड है जो कि काफी रैपिडली छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि मैग्नेट की फील्ड में तो ये कुछ m/d³ या 2m/d³ आता है। ठीक है, ओके, अभी पता नहीं न्यूट्रल पॉइंट किस तरफ आएगा, हम तो बस ये दिखा रहे हैं कि हाँ F धीरे धीरे काफी रैपिडली F कम होता चला जा रहा है। और अर्थ की जो फील्ड है, अब वो भी मैं मार्क करूंगा, साउथ टू नॉर्थ BH, उसका मैग्नेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैग्नेट नहीं भी होगी तो इस पॉइंट पे BH ऐसे ही रहेगा, अर्थ के साउथ से अर्थ के नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ तो BH ऐसा आएगा, BH तो कांस्टेंट आएगा, BH कांस्टेंट आएगा, ये BH रहेगा, ऐसा रहेगा। इन पॉइंट्स पे जो रिजल्टेंट फील्ड है वो हर जगह BH + F है, वेरिएबल तो है वो। और अगर साउथ टू नॉर्थ की बात करूं तो इस पॉइंट पे बात करता हूं तो BH ऐसा रहेगा, ऐसे इस पॉइंट पे बात करता हूं तो BH ऐसा रहेगा। अर्थ की फील्ड BH तो हमेशा साउथ टू नॉर्थ है। इस पॉइंट पे बात करूं तो मैग्नेट की फील्ड तो ऐसे यहां गई थी नॉर्थ टू साउथ, और अर्थ की फील्ड भी ये साउथ टू नॉर्थ है। ये अर्थ की फील्ड है, ये BH, ये BH, ये BH, ये BH, ये BH, ये BH। रिजल्टेंट फील्ड कम होती चली जा रही है, पर यहाँ फील्ड BH + F है। जहां फील्ड एडिटिव है वहां न्यूट्रल पॉइंट तो आ नहीं सकता। जहां फील्ड राइट एंगल्स पे है या एडिटिव है वहां न्यूट्रल पॉइंट तो आ नहीं सकता। न्यूट्रल पॉइंट केवल वहां आएगा जहां टू फील्ड्स एकदम ऑपोजिट हो। तो यहाँ BH और F एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, और BH तो कांस्टेंट है, पर कहीं ना कहीं F घट के BH के बराबर हो जाएगी। लिख देते हैं हम, फैसला है हमारा, two neutral points are obtained in end-on position of magnet के end-on position में, यानी नॉर्थ साउथ ऑफ अर्थ के नॉर्थ साउथ में, एट अ पॉइंट या एट अ पॉइंट चलो, वेयर F decreases to BH, इक्वल मतलब ऑपोजिट तो होना ही चाहिए, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट की केवल यहां पॉसिबिलिटी है। यहाँ F ऐसे नीचे है, BH ऊपर है, यहाँ F नीचे है, BH ऊपर है। न्यूट्रल पॉइंट केवल यहीं आ सकता है जहां पे घटते घटते F की वैल्यू BH के बराबर हो जाए। और असली चीज तो बस आपको न्यूमेरिकल करना है। अब आप जानते हैं अगर साउथ नॉर्थ की तरफ रखा है तो न्यूट्रल पॉइंट एंड ऑन पोजीशन में आते हैं, और बस क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है तो F और BH को इक्वेट करना है, तो मैग्नेट की फील्ड एंड ऑन पोजीशन में है 2m/d³, एंड दिस इज इक्वल टू BH। न्यूमेरिकल में तो बस आपको इतना ही करना है। और मैं इस डिस्टेंस को, यहां पर न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, मे बी ये डिस्टेंस को
अगर ये डिस्टेंस यहाँ न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है तो मैं इसे डी एन एस कह देता हूँ, क्योंकि मैग्नेट का साउथ अर्थ के नॉर्थ की तरफ है। कैलकुलेशन तो बड़ी सिंपल है, प्रॉब्लम केवल ये स्क्रू की है। न्यूट्रल पॉइंट का अगर सवाल है तो ये पक्का है कि एफ और बी एच को इक्वेट करना है। बस डिसीजन एक लेना है कि एफ को m बाई डी क्यूब लें कि एफ को 2m बाई डी क्यूब लें। दैट इज द ओनली इश्यू कि न्यूट्रल पॉइंट एंड ऑन में आ रहे हैं कि ब्रॉड साइड ऑन में आ रहे हैं। दैट इज द ओनली इश्यू। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आ रहे हैं इसे हम डायरेक्ट याद करना चाहते हैं। एन एन बी एस एस एन ई ओ, नब्ज 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 सुनियो। अब डॉक्टर बनेंगे तो आपका काम है नब्ज को सुनना, नब्ज सुनियो। सुनाई आ रही है तो ठीक है, नहीं तो हो गया काम, ठिकाने लगा दो। नब्ज सुनियो। तो एन एन अगर नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, और अगर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में मतलब सीधे m बाई डी क्यूब इसी को बी एच करना है। बस इतने में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। और बोलेगा अगर साउथ नॉर्थ की तरफ है तो सुनियो एंड ऑन, तो एंड ऑन है इसलिए 2m बाई डी क्यूब इसी को बी एच। अगर आप सीजीएस यूनिट्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये गॉस में आएगा, ये एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। और अगर आप एसआई यूनिट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं जैसा कि आप ज्यादातर करेंगे भी, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2m बाई डी क्यूब इक्वल टू bh। चिंता एक ही बात की है कि 2 आएगा कि 1 आएगा। अगर सवाल ने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया कि न्यूट्रल पॉइंट का सवाल है, फिर हमारी प्रॉब्लम तो खत्म। f इज इक्वल टू bh। प्रॉब्लम केवल डिसीजन कॉन्शियसली एक ही लेना है, जैसे डबल चेक करना है कि 2m बाई डी क्यूब को bh से इक्वेट करूं कि m बाई डी क्यूब को bh से इक्वेट करूं। तो ये नेक्स्ट बात हम ये कर रहे हैं, ऑब्टेनिंग न्यूट्रल पॉइंट इनटू अ वर्टिकल मैग्नेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब हमको न्यूट्रल पॉइंट तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही चाहिए, और जो मैग्नेट है वो अब हॉरिजॉन्टल नहीं। इसके पहले हमने कहा कि हम केवल वही केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मैग्नेट हॉरिजॉन्टल भी है और नॉर्थ साउथ के अलोंग भी रखी, क्योंकि मुझे फील्ड भी नॉर्थ साउथ के अलोंग ही चाहिए थी। तो अब मैंने मैग्नेट पर वर्टिकल रख दी है और मैं न्यूट्रल पॉइंट कागज के प्लेन में ऑब्टेन कर रहा हूं। तो इसमें अगर शॉर्ट मैग्नेट है तो ये केस थोड़ा एडवांस होता है। ये मैग्नेट अगर शॉर्ट है तो मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा। केवल अगर ये लॉन्ग मैग्नेट है, ये लॉन्ग वर्टिकल मैग्नेट है, तो इसके आसपास न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, केवल उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। अभी मान लीजिए ये मैग्नेट का साउथ पोल है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, पर ये वाकई अगर लॉन्ग मैग्नेट है तो इस नॉर्थ पोल का असर कागज पे नेग्लिजिबल है। लिख दीजिए, effect of the other pole is negligible. Effect of the other pole is negligible. So consider only one pole in the plane of the paper instead of the magnet. एक मोनोपोल कंसिडर करिए पूरी मैग्नेट के बजाय। मान लेते हैं वो जो केस था अब हमने उसका टॉप व्यू बना रहे हैं, इसको अब हम ऊपर से देख रहे हैं, इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो ये वाला साउथ पोल मैंने यहाँ बना दिया, बस अब इसी पोल का असर लेना है। इसका असर तो नेग्लिजिबल है, तो काफी दूर है। शॉर्ट मैग्नेट का सवाल तो हम नहीं करेंगे, नॉर्थ पोल में भी लॉन्ग मैग्नेट में भी केवल थियरी ही देख रहे हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ मैं सारे पॉइंट्स पे ये मार्क कर लेता हूँ मैग्नेट की फील्ड। ये सारे पॉइंट्स पे हो गई एफ, ये सारे पॉइंट्स पे हो गई एफ। भाई ये साउथ पोल है, एक मैग्नेट को लाके रखा, उसका आइसोलेटेड नॉर्थ को इधर आएगा। तो ये चारों पॉइंट पे फील्ड एफ हो गई, ये एफ हो गई, ये एफ हो गई, ये एफ हो गई, ये एफ हो गई। एफ यानी फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक एलिमेंट, जो भी आप नया मैग्नेट लाए हैं, लॉन्ग मैग्नेट। और अब मैं देख रहा हूं ये अर्थ की फील्ड, अर्थ की फील्ड तो हर जगह बी एच है, अर्थ की फील्ड तो हर जगह बी एच है। यहाँ पर यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है शायद, क्योंकि एफ और बी एच अगेंस्ट है, तो कहीं तो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। यहाँ पे फील्ड एफ प्लस बी एच है और यहाँ पे फील्ड अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर है। एफ और बी एच राइट एंगल्स पर है। यहाँ पे फील्ड अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर है, एक दूसरे के राइट एंगल्स पे हैं। वन न्यूट्रल पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड इन फ्रंट ऑफ द मैग्नेट। तो एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर वर्टिकली मैग्नेट रखिए
तो वर्टिकल जो है ऐसा खुद ही 1 दिख रहा है, वर्टिकल यानी 1, तो बस 1 न्यूट्रल पॉइंट आएगा। अगर वर्टिकल मैग्नेट रखी है तो कागज के प्लेन में एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा। इन एवरी हॉरिजॉन्टल प्लेन वी कैन ऑब्टेन 1 न्यूट्रल पॉइंट। मैग्नेट अगर यहाँ रखी है तो इस प्लेन में भी एक न्यूट्रल पॉइंट, इस प्लेन में भी एक न्यूट्रल पॉइंट, इस प्लेन में भी एक न्यूट्रल पॉइंट, इस प्लेन में भी एक न्यूट्रल पॉइंट। यार हमें जवाब यही देना है कि नॉर्मली न्यूट्रल पॉइंट सारे पेयर में आकर होते हैं, पर अगर मैग्नेट को वर्टिकली रखते हैं तो हम उसके एक ही पोल का असर देख रहे हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट भी एक ही आता है। जब आप मैग्नेट पूरी ले रहे हैं, उसके दोनों पोल का असर ले रहे हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट 2 आते हैं। यार यहाँ पे हम दूसरे पोल का भी असर ले लें तब भी न्यूट्रल पॉइंट तो एक ही आएगा। और अगर उसकी कैलकुलेशंस की बात करें, तो अगर न्यूट्रल पॉइंट का न्यूमेरिकल है तो आपके तो दिमाग में यही आएगा कि 2 फील्ड्स इक्वल एंड ऑपोजिट। अब एक पोल की जो फील्ड होती है, उसको आप BH से इक्वेट कर दीजिए, खत्म बात। अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो एक ही मंत्र है उसका, F=BH, और BH तो हमें विरासत में मिली है, पूर्वज देके गए हमें। अर्थ के अंदर मैग्नेट गाड़ के खजाना गाड़ते थे ना, मैग्नेट हो गई वो, तो ये BH तो हमें मिल ही रहा है। न्यूट्रल पॉइंट यानी मैग्नेट की फील्ड को अर्थ की फील्ड से डिस्ट्रॉय करना है, F=BH। अब F वो 2m/d³ है, ये m/d³ है, ये स्मॉल m/d² है। मोनोपोल के कारण ये m/d²। और अगर शॉर्ट मैग्नेट होगी तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिजल्टेंट फील्ड निकाल के उसे BH से इक्वेट करना होगा, उसकी मैं अभी जरूरत नहीं समझता। राइट, एक शॉर्ट मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 6.75 MKS यूनिट्स हमें पूरी चेक भी नहीं करनी है, बस MKS यूनिट से इतना ही बोलना है। इट प्रोड्यूसेस अ न्यूट्रल पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ये नहीं बताया कि नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ है, न्यूट्रल पॉइंट इज ऑन इट्स एक्सिस। ये एक इसने इंफॉर्मेशन आपको काम की दे दी है, ऑन इट्स एक्सिस। और अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिया है, तो डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, ऑफ कोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। चलिए, न्यूट्रल पॉइंट का सवाल है, उसने बोला है न्यूट्रल पॉइंट। पहले तो बोला है उसने मैग्नेट, और फिर बोला है शॉर्ट मैग्नेट, फिर वो बोल रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं F को BH से इक्वेट करूंगा। अब BH की वैल्यू दे दी, और अब 2m/d³ है कि m/d³ है, यही डिसीजन के लिए हमें रुकना था। उसने ऑन इट्स एक्सिस बोल दिया, तो -7 × 2m/d³ BH। ऑन इट्स एक्सिस मतलब उसके एंड ऑन पोजीशन। हम मैग्नेट के एक्सिस को यही मानते हैं, यही मैग्नेट का एक्सिस है जहां डायपोल मोमेंट डायरेक्टेड रहता है। बस तो -7 × 2, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी है 6.75 अपॉन d, मुझे निकालना है, एंड दिस इज इक्वल टू 500 × 10⁻⁻⁷। ये मुझे काटना था, इसलिए मैंने ऐसा कुछ कर लिया। और जो d का क्यूब आ गया वो आ गया 2 × 6.75 अपॉन 500, ये 12.5 अपॉन 500 आ गया, ये 12.5 अपॉन 25 × 20 टाइप कुछ आ गया, और ये 1/40 हो जाएगा मीटर्स में, मतलब मीटर क्यूब में आ रहा है रादर, सॉरी 1/400 हो जाएगा। ये 5 × 25 to the 50, हाँ ठीक है, ये 1/2 हो गया, 1/40 हो गया। ऑलराइट, ये बेसिकली हो गया 2 × 6.5 / 5500, इधर d क्यूब हो गया, ये 13.5 / 500 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई और मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 27/1000। अब मैं क्यूबिक रूट लूंगा, तो इसका क्यूबिक रूट लूंगा तो जाएगा 3/10, तो 0.3 मीटर इसका सही जवाब। इसका जवाब क्यूबिक रूट लेंगे तो जी आ जाएगा 27/1000 टू द पावर 1/3, तब ये हो जाएगा 3/10, और ये इसका आंसर 0.3 मीटर सही है। 0.3 मीटर इस डिस्टेंस का जवाब सही है। इसी सवाल का हम पार्ट बी करते हैं। इसी सवाल का पार्ट बी है कि नाउ द मैग्नेट
is turned through 90 degree. सपोज ये जो पॉइंट पहले जो न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा था ना उसका नाम था P. मैग्नेट इज टर्न्ड थ्रू 90 डिग्री. जहां न्यूट्रल पॉइंट पहले मिल रहा था वो पॉइंट P था ऑन इट्स एक्सिस एट पॉइंट P. जो न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा था वो पॉइंट P पे था. अब कह रहा था न्यू फील्ड एट P विल बी. न्यू फील्ड एट P विल बी. मैग्नेट को 90 डिग्री से टर्न कर दिया है तो पॉइंट P पे जहां पहले न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा था अब वहां नई फील्ड क्या होगी. ओके जब मैग्नेट को मैंने 90 डिग्री से टर्न कर दिया ना तो पॉइंट P पे अब मैग्नेट की फील्ड तो आधी हो गई क्योंकि ये पॉइंट पहले एंड ऑन में था मैग्नेट के. अब ये पॉइंट मैग्नेट के ब्रॉड ऑन में आ गया. यहाँ फील्ड आधी हो गई. अब पर BH भी तो है. BH को भूल नहीं जाना है. तो अब जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी ना वो ये मैग्नेट की नई फील्ड तो ये है और अर्थ की फील्ड ये है. और पहले क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट था तो ये फील्ड BH थी. जो F थी वो BH थी. तो ये ऐसा हो गया. इसलिए BH बाहर आ जाएगा और 1/4 + 1 यानी √5/4 ये नई फील्ड है. यहाँ पर ये नई फील्ड है. तो 1/2 मतलब BH/2 और फिर √5 और √5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. करीब 2.23 टाइप होती है कुछ. 2.2 भी काफी है. 22 का स्क्वायर 484 तो 2.2 का स्क्वायर यानी 4.84 तो करीब 1.2 का आधा ले लूं मैं. 2.2 का आधा ले लेता हूं. 1.6 BH का करीब अप्रोक्सीमेटली आंसर है. अप्रोक्सीमेटली आंसर है इसका 1.262 इंटू पुरानी BH. यहाँ पहले BH और F एक दूसरे के अगेंस्ट थे. अब BH और F या तो 90 डिग्री पे होंगे या एक दूसरे के एडिटिव होंगे. अगर पहले सब्सट्रैक्टिव थे तो खैर 90 डिग्री पे ही होंगे. मतलब मैग्नेट क्योंकि 90 डिग्री से घुमाई है तो फील्ड भी 90 डिग्री से घूमेगी. तो बस अब ये आपका अगर विजुलाइज कर लेते हैं तो आंसर आ ही जाएगा. हाँ ये 2.2/2 सॉरी 2.2/2 will be equal to 1.1. So 1.1 BH. Alright. ये जो फील्ड है अप्रोक्सीमेटली 1.1 BH की रेंज में है. 2.2/2 1.1 BH. Alright. इसी सवाल का वो पार्ट C अब हमें करना है कि जब पहले तो मैग्नेट ऐसा रखी थी और न्यूट्रल पॉइंट P पे मिल रहा था. फिर आपने मैग्नेट को 90 डिग्री से टर्न कर दिया तो यहाँ फील्ड थोड़ी ऐसी हो गई. ये BH है और ये F/2 है. अब नया न्यूट्रल पॉइंट मान लीजिए Q पे मिल रहा है. नहीं अब इसको हम कह रहे हैं कि इसको नाउ द मैग्नेट इज टर्न पोल फॉर पोल. नाउ द मैग्नेट इज टर्न पोल फॉर पोल. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम सिचुएशन 1. जो सिचुएशन 1 दी थी ना सिचुएशन 1 में मान लीजिए मे बी साउथ इधर था नॉर्थ एक्सिस के अलाउंग था ना. तो सुनिए SNEO मान लीजिए साउथ ये था और ये था तो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था. आपको कह रहा है मैग्नेट इज टर्न पोल फॉर पोल मतलब ऐसे उठा के ऐसे पोल पलट के रख दिए हैं उसको. तो अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है. अब कह रहा है न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा और उसका डिस्टेंस कितना होगा मैग्नेट के सेंटर से. मैग्नेट पहले मैंने ऐसी रखी थी. केस C में मैंने उसे 90 डिग्री से टर्न कर दिया था. केस C में मैं उसे यहाँ ले आया. केस 2 में मैं यहाँ ले आया था 90 डिग्री से टर्न करने के बाद. और केस थर्ड में मैंने उसे ऐसे पलट दिया. अब कह रहा है न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा. अगर पहले न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस आपका 0.3 मीटर आ चुका है तो अब न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा. देखिए अब जो न्यूट्रल पॉइंट है ना पहले मेरी एक बार आंसर आता है जब दूर आता है न्यूट्रल पॉइंट. जब दूर आता है न्यूट्रल पॉइंट तो 2m/d³ आता है BH. और जब पास आता है तो m/d' का क्यूब इज इक्वल टू BH.
अब मुझे पता है कि जब नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है तो नब्ज सुनियो, न्यूट्रल पॉइंट और मैग्नेट की ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में आएंगे। जब नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है तो न्यूट्रल पॉइंट अब ब्रॉड ऑन में आएंगे, और मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। 2/d³ is equal to 1/d dash का क्यूब, so d dash is equal to 2 to the power 1/3 into d। अब न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा करीब आएंगे। जब न्यूट्रल पॉइंट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में आ रहे हैं तो वो मैग्नेट के थोड़ा पास आएंगे, और 2 to the power 1/3 भी हमें करीब करीब याद रहना चाहिए। ये 1.25 टाइप कुछ ही है, 1.26 है, 1.26 इंटू डी, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे ये पता था कि आंसर छोटा लाना है, इसलिए मैं बच गया। डी डैश इज इक्वल टू, ये ऐसे जाएगा ना, डी डैश का क्यूब इज इक्वल टू डी का क्यूब अपॉन 2, तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन 2 टू द पावर 1/3, तो 0.3 अपॉन तो 2 टू द पावर 1/3 की वैल्यू है 1.26, ये आ रहा है। ठीक है, जब न्यूट्रल पॉइंट एंड ऑन पोजीशन में आते हैं तो ये फार्मूला बनता है, और जब वो ब्रॉड ऑन में आते हैं तो ये फार्मूला बनता है। मैं इन दोनों को इक्वेट कर दे रहा हूं, तो 2m/d³ इज इक्वल टू m/d डैश क्यूब, तो d डैश का क्यूब इज इक्वल टू d³/2, so d dash is equal to d upon 2 to the power 1/3, ये है। और इसकी वैल्यू होती है करीब 1.25, ये 4/5 0.8 डी करीब आ जाता है, 0.8 डी। जब नॉर्थ नॉर्थ की तरफ होगा तो न्यूट्रल पॉइंट, ये मान लीजिए डिस्टेंस x पे आएगा, और जब साउथ नॉर्थ की तरफ होगा, नब्ज सुनिए हुआ है ना, NNBS, जब साउथ नॉर्थ की तरफ होगा तो न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा दूर आएगा। ये अगर ये x है और ये y है तो हम समझते हैं y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि एंड ऑन पोजीशन में फील्ड स्ट्रांग होती है ना, एंड ऑन पोजीशन में फील्ड स्ट्रांग होती है, तो ज्यादा दूर जाके वो पॉइंट आएगा जहां मैग्नेट की फील्ड घट के BH के बराबर हो गई है। यहाँ तो फील्ड वैसे ही वीक होती है तो न्यूट्रल पॉइंट जल्दी आ जाएगा। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में न्यूट्रल पॉइंट जल्दी आ जाता है, और एंड ऑन पोजीशन में थोड़ा दूर आता है, तो y जो है वो 1.25, y की वैल्यू 1.25x है, यानी न्यूट्रल पॉइंट जब नॉर्थ साउथ की तरफ है इज 1.25 इंटू न्यूट्रल पॉइंट जब नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है, या x इज इक्वल टू y अपॉन 1.25। तो ये वो एक पोजीशन में न्यूट्रल पॉइंट दे देगा और बोलेगा मैग्नेट को 180 डिग्री से टर्न कर दिया, उसके पोल्स पलट के रख दिए। तो अगर पहले न्यूट्रल पॉइंट यहाँ आते थे तो मैग्नेट को जब पलट दोगे तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ आएंगे। जब एक बात था साउथ नॉर्थ की तरफ, तो सुनियो एंड ऑन पोजीशन 2m/d³ से आया था, दूर आ रहा है न्यूट्रल पॉइंट, और जब मैग्नेट को पोल पर पोल पलट दूंगा तो अब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ आएंगे, पास आ जाएगा, क्योंकि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में मैग्नेट की फील्ड वैसे ही वीक होती है, तो वह पॉइंट जहां F घट के BH के बराबर हो जाएगी वह पॉइंट थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप आंसर बड़ा निकालना है कि छोटा निकालना है। बड़ा निकालना है तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, छोटा निकालना है तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं टेंजेंट लॉ ऑफ परपेंडिकुलर फील्ड्स। चलिए इसमें क्या है कि परपेंडिकुलर फील्ड्स में नाम शायद हमें क्लियर है, ये शुरू में ये लिख देते हैं, कंडीशंस टू सैटिस्फाई टेंजेंट लॉ। ये देखते हैं जो कुछ भी टेंजेंट लॉ है इसके रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है। नंबर 1, वी मस्ट हैव टू कोप्लेनर, मतलब यही है बस नंबर 1, क्या इसी में सब ऐड कर देता हूँ। टू कोप्लेनर, we must have two coplanar mutually perpendicular and uniform magnetic fields। एक ही प्लेन में हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर इतना आप क्रिएट कर लोगे तो हम बोलेंगे टेंजेंट लॉ की कंडीशंस ऑब्टेन कर लिए हैं आपने। फिर हम क्या करते हैं कि ये एक फील्ड है हमारी बी एच, ये तो है ही, और एक फील्ड और हम किसी तरह एस्टेब्लिश कर लेते हैं एफ, ये नॉर्थ साउथ में है, तो एफ भी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही लेते हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये भी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में एस्टेब्लिश कराते हैं, और ये ईस्ट वेस्ट में होती है, मतलब ये नॉर्थ साउथ में है, पूरा बोले तो साउथ टू नॉर्थ है, और हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं नॉर्थ साउथ में है, नॉर्थ साउथ में, ये साउथ टू नॉर्थ है, इसकी डायरेक्शन बेसिकली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अब यदि मैं इसमें एक मैग्नेटिक नीडल ला के रख दूं, अब यदि मैं इसमें एक मैग्नेटिक नीडल ला के रख दूं जो उसका साउथ पोल हो और इसका नॉर्थ पोल हो, तो ये फील्ड इधर टॉर्क लगाएगी और ये फील्ड इधर टॉर्क लगाएगी। हम लोग बीएच की जो भी डायरेक्शन है, बीएच की डायरेक्शन से एंगल थीटा डिफाइन करते हैं, जैसे एंगल ऑफ डिप करते थे ना, बीएच की डायरेक्शन से ही थीटा डिफाइन करते हैं। तो बस ये जो बीएच की टॉर्क है, टॉर्क ऑफ बीएच, अब हर फील्ड चाहेगी कि मैग्नेट उसके अलावा आ जाए, टॉर्क ऑफ बीएच टेंड्स टू रिड्यूस थीटा, इसका नाम है इसलिए रिस्टोरिंग टॉर्क, और एफ की जो टॉर्क है वो इसे इधर लाना चाहेगी, नीडल को अपनी डायरेक्शन में, टॉर्क ऑफ एफ टेंड्स टू इंक्रीज थीटा, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो इस मैग्नेटिक नीडल पे दो टॉर्क एक साथ काम कर रही हैं, एक रिस्टोरिंग टॉर्क और एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। बीएच चाह रही है कि नीडल मेरे अलाउंग आके रुक जाए, और एफ चाह रही है कि नीडल उसके अलाउंग आके रुक जाए। ऑफ कोर्स एट इक्विलिब्रियम जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा, तो एम बी एच साइन थीटा, इसकी टॉर्क तो एम बी एच साइन थीटा होगी, ये कॉस नहीं होगी, एम बी एच साइन थीटा, टॉर्क एम क्रॉस बी, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू एम एफ साइन 90 माइनस थीटा, एम और एम कैंसिल हो गया, तो बी एच बाय एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो पलट देता हूं, f is equal to bh tan theta. This is the mathematical statement of tangent law, and we will always be interested in only the mathematical statements. हमें टेंजेंट लॉ का नाम आते ही सिर्फ ये ध्यान आना चाहिए, कुछ नहीं ध्यान आना चाहिए, हद से ज़्यादा डायग्राम ध्यान आ जाए, और ये ध्यान आ जाए कि थीटा आपने एंगल कहाँ से लिया है। अगर न्यूट्रल पॉइंट का सवाल है तो f is equal to bh, अगर न्यूट्रल पॉइंट का सवाल है तो बस f is equal to bh, और अगर टेंजेंट लॉ का सवाल है तो f is equal to bh tan थीटा। अगर एंगल की कहीं बातें हो रही हैं तो फिर यह टेंजेंट लॉ का सवाल है, फिर f is equal to bh tan थीटा। हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स में अगर एक मैग्नेटिक नीडल को रख देते हैं तो नीडल जो इन दोनों की रिजल्टेंट फील्ड है, मतलब एक अप्रोच तो ये हो गई डेरिवेशन की, इसे आप भूल जाइए, अब आप केवल ये बोलिए कि द नीडल aligns itself in the direction of resultant field in this plane। जो भी प्लेन में आपने f और bh एस्टैब्लिश की है, इस प्लेन में f और bh का जो रिजल्टेंट है, f और bh का जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट के अलावा ही तो नीडल आके रुकेगी ना, क्योंकि रिजल्टेंट फील्ड के ही तो कारण टॉर्क लगती है। अभी फील्ड इसके कारण लग रही है जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट के अलावा ही आके रुक जाएगी। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए f is equal to bh tan थीटा, और थोड़ा थियरी का अप्रोच चाहिए तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे को बोलना भैया f और bh के जहां भी रिजल्टेंट है नीडल वहीं तो आके रुकेगी, बस। इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा डिप सर्किल का ही केस है। डिप सर्किल में भी तो यही बात करते थे कि जिस भी प्लेन में तुम अरेंज कर दोगे उस प्लेन में जो भी रिजल्टेंट फील्ड होगी, ये v था, ये bh था, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में अरेंज किया है तो v और bh के राइट के रिजल्टेंट के अलोंग नीडल आके रुकती थी,
वहां टेन थीटा बोलते थे डीवी बाई बी एच, आज टेन थीटा बोल रहे हैं एफ बाई बी एच। थीटा ही हमेशा बी एच से ही बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डिप सर्किल जैसी ही बात है। इसका मतलब यह है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इज डिसाइडेड ओनली बाय द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एफ एंड डी एच। लिख दीजिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिसाइडेड ओनली बाय द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एफ एंड डी एच। ऑफ कोर्स मैं उन्हें राइट एंगल्स पे मान रहा हूं। अगर ये राइट एंगल्स पर हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन डिपेंड्स ओनली ऑन द रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड डी एच and will not depend upon any of the property of the magnet। ये magnetic needle, ये जो magnetic needle है which is free to attain equilibrium position in the two fields, it will not depend upon any of the property of the magnetic field, sorry magnetic needle। जब ये magnetic needle यहाँ हमने नहीं रखी है तो भी इन दोनों का equilibrium कहाँ आएगा ये डिफाइंड है। अब या तुम किसी भी मैग्नेट को लाके रख दो, उसकी लेंथ डबल कर दो या उसको हीट कर दो, कुछ भी कर दो, उसको तोड़ दो या दो टुकड़ों में और फिर एक टुकड़े को लटका दो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कभी कोई चेंज नहीं आएगा जब तक तुम एफ को चेंज नहीं करोगे या बीएच को चेंज नहीं करोगे। बीएच को चेंज करना तो तुम्हारे बस में है भी नहीं। हाँ है वैसे तो, एक्सपेरिमेंट दूसरी जगह जाके कर लें तो फिर बीएच भी चेंज हो जाएगा एट अ पर्टिकुलर। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम यही मानेंगे कि एक ही जगह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बीएच जो है वो सेम है हर न्यूमेरिकल में। और जो एक्सपेरिमेंट जिस मैग्नेट ने एफ पैदा की है वो अगर चेंज कर रहे हैं तो एफ भी चेंज हो जाएगा, वरना खैर एफ और बीएच को चेंज नहीं करते हैं। तो गिवन एफ और बीएच के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन फिक्स्ड है। ये जो मैग्नेटिक निडल आपने इसमें फ्रीली सस्पेंड की है उसकी किसी भी प्रॉपर्टी पे इक्विलिब्रियम पोजीशन डिपेंड नहीं करती है, ना उसके पोल स्ट्रेंथ पे, ना उसके मैग्नेटिक मोमेंट पे, ना उसके लेंथ पे, ना उसके टेम्परेचर पे व्हाटसोएवर। ऑलराइट, ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें टेंजेंट लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है पर कॉन्सेप्ट वही लगेंगे। दो फील्ड्स हैं एफ और बी एच, और ये 90 डिग्री पे नहीं है। क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं है इसलिए यहाँ टेंजेंट लॉ नहीं लगेगा। एफ बाय बी एच आपको निकालना है और ये टेंजेंट लॉ का केस नहीं है। ये टोटल एंगल एफ और बी एच में 75 डिग्री है और रिजल्टेंट ये नीडल है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में बी एच से एंगल 30 डिग्री बना रही है। एफ बाय बी एच निकालना है। प्रॉब्लम ये है कि अगर एफ बाय बी एच आपको निकालने को कहेगा तो आप सीधे टेंजेंट लॉ लगा देंगे, आप कुछ 10-30 कह देंगे, वो गलत होगा क्योंकि टेंजेंट लॉ का ये केस ही नहीं है। टेंजेंट लॉ के लिए तो एफ और बी एच को परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट जरा भी डिफरेंट केस है तो बेसिक्स से डेरिवेशन करेंगे। ऑलराइट, बेसिकली अभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसकी टॉर्क और इसकी टॉर्क एक दूसरे को इक्वेट करेंगी। एक है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक है रिस्टोरिंग टॉर्क। ये रिजल्टेंट है जरूर क्योंकि नीडल रिजल्टेंट के अलावा आके रुकती है, तो रिजल्टेंट से ये एंगल, रिजल्टेंट से इस फील्ड का एंगल 45 डिग्री है। तो एम इसकी फील्ड है एम बी एच साइन 30 और इसकी टॉर्क है एम एफ साइन 45 और बस एम कैंसिल हो गया और साइन 30 है, साइन 30 है 1/2 और ये एफ साइन 45, साइन 45 इज 1/√2। एफ बाय बी एच चाहिए मुझे, अगर एफ बाय बी एच चाहिए तो √2/2 और हाँ ये 1/√2 यानी 0.707 इसका आंसर। जो स्ट्रॉन्गर फील्ड है ना, रिजल्टेंट हमेशा उससे छोटा एंगल बनाता है। जो स्ट्रॉन्गर फील्ड है रिजल्टेंट हमेशा उससे छोटा एंगल बनाता है। तो मुझे ये जरूर पता था कि बी एच स्ट्रॉन्गर फील्ड है, तो एफ बाय बी एच 1 से कम आना था। ये रेंज हमें पता हो तो कम से कम हम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही देते हैं। रिजल्टेंट इज ऑलवेज क्लोजर टू द बिगर ऑफ द टू वेक्टर्स, तो BH is a bigger vector. The F by BH will be less than 1. Alright, अब हम पढ़ रहे हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर मतलब मेजरमेंट्स। तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो मेजरमेंट्स करें वो मैग्नेटोमीटर है और इसमें जरूर डिफ्लेक्शन होता होगा। एक नीडल होती होगी और उसमें डिफ्लेक्शन होता होगा जरूर। इट इज बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ। तभी हम इसे टेंजेंट लॉ के जस्ट बात पढ़ रहे हैं। हम इसमें टेंजेंट लॉ सेटिस्फाई कराते हैं और जब टेंजेंट लॉ सेटिस्फाई कराएंगे तो उसके बाद शायद इसमें कुछ डिफ्लेक्शन मेजर करते होंगे और उसकी बाद कुछ कैलकुलेशन करके कुछ मेजरमेंट्स करते होंगे। तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का नाम है। इसमें एक कंपास बॉक्स होता है,
ये वही कंपास बॉक्स है, ये इसके आर्म्स हैं मैग्नेटोमीटर की, ये आर्म्स हैं जो कि एक्चुअली मीटर स्केल होता है। ऐसा टाइप का कुछ 1 मीटर का स्केल यहाँ होता है, 1 मीटर का स्केल यहाँ होता है, और इसमें 1 फीट तो यहाँ BH होती ही होती है। हम कंपास बॉक्स के सेंटर पे रिजल्टेंट फील्ड को इमेजिन करना चाह रहे हैं, और एक्चुअली कंपास बॉक्स के सेंटर पे टेंजेंट लॉ की कंडीशंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। 1 फीट तो यहाँ BH ये सेंटर पे है ही है, 1 फीट तो यहाँ BH सेंटर पे है ही है। मैं 1 फीट F और क्रिएट कर देता हूँ, ये इसकी आर्म्स पे किसी मैग्नेट को रखकर। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्शन की और बात कर लूं, तो कंस्ट्रक्शन के डिस्कशंस चल रहे हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ये एक छोटी सी होती है मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेट है, ये स्मॉल मैग्नेटिक नीडल सेंटर पे दिखा दीजिए, स्मॉल मैग्नेटिक नीडल। और फिर एक ले लीजिए बड़ा सा पॉइंटर, ये है ब्रास का पॉइंटर, ब्रास इज ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का, जिसपे कोई टॉर्क नहीं लगती, और ये मैग्नेटिक नीडल है। और ये एंगल, यहाँ पे एंगल्स ग्रेजुएटेड होते हैं, ये जो एंगल है वो 0 0 है, और ये एंगल 90 90 है। इनिशियली द मैग्नेट इज इन 0 0 एंड द पॉइंटर इज अलोंग 90 90। यहाँ भी ऐसे ही ग्रेजुएशंस होते हैं, यहाँ भी ये कैलिब्रेशंस होते हैं। पॉइंटर यहाँ से यहाँ कहीं भी घूम सकता है, पॉइंटर नहीं, सॉरी, यहाँ पे 0 0 ही होगा, क्योंकि एक्चुअली मेजरमेंट्स हम पॉइंटर से लेते हैं। टॉर्क तो मैग्नेट पे लगती है, टॉर्क तो मैग्नेट पे लिखती है, और मेजरमेंट्स पॉइंटर से लेते हैं। तो पॉइंटर शुरू में 0 0 के अलाउंग होना चाहिए। ये मैग्नेट हमने, अब क्या यहाँ पे इसकी आर्म पे आप एक मैग्नेट, बाहर मैग्नेट रख देते, मे बी ये इसका साउथ है और ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे ये एक फील्ड पैदा करता है F। अब यहाँ एक फील्ड है BH, एक फील्ड है BH और एक फील्ड है F। BH तो यहाँ पहले से ही है, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ मैग्नेट लाके रखता हूँ, तो वो मैग्नेट यहाँ फील्ड F पैदा कर देती है। नाउ द कंडीशंस ऑफ टेंजेंट लॉ आर सेटिस्फाइड एट द सेंटर ऑफ द कंपास बॉक्स। आप एक मैग्नेट को पड़ोस में लाके रखते हैं, और मैग्नेट इज प्लेस्ड on one of the arm of the compass box, and this magnet produces a field F, which is at right angles to BH, that is in east-west direction of Earth. F की डायरेक्शन है अर्थ के ईस्ट वेस्ट में, BH की डायरेक्शन है अर्थ के साउथ नॉर्थ में। तो अब BH और F एक दूसरे के राइट एंगल्स पे हो जाती हैं, तो टेंजेंट लॉ इज सेटिस्फाइड एट द सेंटर ऑफ द कंपास बॉक्स। एक्चुअली हम लोगों को यहाँ जो मैग्नेट की फील्ड होती है ना, वो भी यूनिफॉर्म चाहिए। अर्थ की फील्ड तो यूनिफॉर्म है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैग्नेट की फील्ड 2m/d³ या m/d³ मैग्नेट की फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। एक मैग्नेट की फील्ड को हम पैरेलल स्ट्रेट लाइन से नहीं रिप्रेजेंट करते ना, मैग्नेट की फील्ड तो कर्व लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो मैग्नेट की फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे दोनों फील्ड्स यूनिफॉर्म हो। तो मैं ओवर अ स्मॉल रीजन नियर द सेंटर, F can be considered to be approximately uniform if the magnet creating it, if this is a strong, in this small region, in a small region, field of a magnet can be considered to be uniform. वैसे तो मैग्नेट की फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, पर अप्रोक्सीमेटली स्मॉल रीजन में एक बार मैग्नेट की फील्ड को हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं। इसलिए हमने मैग्नेटिक नीडल को छोटा लिया है, ताकि अब हम अज्यूम कर सकते हैं कि नीडल एक छोटे रीजन में घूम रही है और एक यूनिफॉर्म रीजन में घूम रही है। जो नीडल है वो यूनिफॉर्म फील्ड में घूम रही है, BH तो वहाँ यूनिफॉर्म है ही, उस छोटे से पोर्शन के लिए, छोटी नीडल के लिए अप्रोक्सीमेटली F को भी यूनिफॉर्म माना जा सकता है। क्या होता है कि पहले यहाँ पे खाली ये होता है, मैग्नेट नहीं होती है, खाली अर्थ की फील्ड होती है। तो पहले जो ये मैग्नेट है, ये तो BH के अलाउंग आकर रुकेगी, क्योंकि मैग्नेट को तो हमेशा रिजल्टेंट फील्ड के अलाउंग आकर रुकना है। पहले तो यहाँ फील्ड ही और कोई नहीं है BH के अलावा, तो नीडल BH के अलाउंग आकर रुकती है।
अच्छा, रीडिंग हम मैग्नेट से नहीं लेते, इसके मैग्नेटिक निडल के राइट एंगल्स पे पॉइंटर फिक्स कर दिया, टॉर्क लगती है नीडल पे, और टॉर्क के कारण नीडल घूमती है। पहले तो ऐसी थी, अब नीडल घूमेगी, नीडल घूमेगी तो पॉइंटर भी घूमेगा। तो पॉइंटर अगर 30 डिग्री रीड कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक नीडल 30 डिग्री से टर्न हुई। मैग्नेट टॉर्क तो मैग्नेट पे शुरू में खाली डीएच के कारण लगती है। उस समय पॉइंटर शुड रीड 0 0, एंड जब हम दूसरी मैग्नेट पड़ोस में ले आएंगे, यहां जब टेंजेंट लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये जो मैग्नेट है ये रिजल्टेंट के अलोंग आएगी। तो अगर ये 30 थीटा से घूमेगी तो ये पॉइंटर भी थीटा से घूमेगा। तो अब पॉइंटर की जो रीडिंग है वो हम डिफ्लेक्शन नाप लेते हैं। रीडिंग ऑफ द पॉइंटर इज टेकन एज डिफ्लेक्शन। जो पॉइंटर की रीडिंग है उसमें डिफ्लेक्शन ले लेते हैं। पॉइंटर हम बड़ा ले लेते हैं, नीडल छोटी सी ले लेते हैं, पॉइंटर बड़ा ले लेते हैं। पॉइंटर पे कोई टॉर्क नहीं लग रही, पर ये अटैच्ड है एक दूसरे से, और जिस एंगल से नीडल घूम रही है उसी एंगल से पॉइंटर घूम रहा है। The deflection is measured by pointer, though the torque is experienced by the magnetic needle. पॉइंटर पे तो कोई टॉर्क लगती नहीं है, ब्रास का है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का है। तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में टेंजेंट लॉ सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना है, आपको दो फील्ड चाहिए, एफ और बी एच, राइट एंगल्स पर। बी एच तो हमेशा आपको फ्री फोकट में मिल ही जाएगी, और वो साउथ टू नॉर्थ होगी। तो एफ आपको लिख लीजिए, एफ शुड ऑलवेज बी अलोंग ईस्ट वेस्ट, एफ शुड ऑलवेज बी अलोंग ईस्ट वेस्ट। So the bar magnet should also always be kept along east west on the arms. बार मैग्नेट भी हमेशा ईस्ट वेस्ट के अलोंग होनी चाहिए। बार मैग्नेट ईस्ट वेस्ट के अलोंग होगी तो ही तो वो फील्ड भी ईस्ट वेस्ट में पैदा करेगी, अपने एक्सिस के अलोंग या अपनी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में टेंजेंट लॉ सेटिस्फाई करने की केवल दो पोजीशंस हैं। एक है 10A पोजीशन ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। इसमें वही करते हैं, आप वो जो मैग्नेट है उसको तो आपको हमेशा ईस्ट वेस्ट में रखना जरूरी ही है। जो आर्म्स हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की, उसको भी ईस्ट वेस्ट में रखते हैं। ये 10A पोजीशन है। ये कंपास बॉक्स हो गया, ये आर्म्स हो गई। यहाँ पर एक BH मिल गया अपने को, एक BH है। अब आप यहाँ मैग्नेट लाके रख दीजिए, या आप यहाँ मैग्नेट लाके रख दीजिए। तो बस ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो ये F हो जाएगा। तो बस अब टेंजेंट लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ मुझे जरूर बस इतना ही कहना है कि पहले तो ये पॉइंटर, पहले तो मेरी रीडिंग 0 थी, अब सपोज नीडल यहाँ आ गई है और बस यही थीटा है। तो आप जानते हैं टेंजेंट लॉ का अगर सवाल है तो F इक्वल टू BH tan थीटा। अगर दोनों फील्ड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और एंगल आप थीटा से नाप रहे हैं तो tan थीटा पड़ोसी अपॉन बेस तो होते ही है। F इक्वल टू BH tan थीटा। इस समय F इज इक्वल टू mu naught by 4 pi into 2m by d cube into, ये हो गया BH, नहीं F की जगह सॉरी आएगा mu naught by 4 pi into 2m by d cube is equal to BH tan theta। ये 10A पोजीशन का केस हो गया। बस 10A पोजीशन में फैसला है एंड ऑन। मैं तो 10A को याद करने के लिए इसे बोल देता हूं एंड ऑन, A फॉर एंड ऑन। अगर टेंजेंट लॉ का सवाल है तो आपको पता है F इज इक्वल टू BH tan थीटा। अब चिंता केवल एक है कि F को m by d क्यूब लेना है कि F को 2m by d क्यूब लेना है। अगर वो कह रहा है न्यूट्रल पॉइंट का सवाल है तो F इज इक्वल टू BH, और अगर टेंजेंट लॉ का सवाल है, न्यूमेरिकल में कभी भी कह रहा है डिफ्लेक्शन बताओ, अगर कह रहा है डिफ्लेक्शन बताओ, इसका मतलब डिफ्लेक्शन हुआ होगा, इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का सवाल है। तो F इज इक्वल टू BH tan थीटा। प्रॉब्लम दोनों में एक ही है कि कब 2m by d क्यूब लेना है, कब m by d क्यूब लेना है, बस इतनी सी बात है। 10A में मैग्नेट तो खैर हम हमेशा ही ईस्ट वेस्ट में रखेंगे, अगर आर्म्स भी ईस्ट वेस्ट में है तो ये पॉइंट पे जब टेंजेंट लॉ सेटिस्फाई होगा तो ये पॉइंट मैग्नेट की एंड ऑन पोजीशन में होगा। जो सेंटर ऑफ द कंपास बॉक्स है ना, जहां कंपास नीडल रखी है, दैट पॉइंट इज इन द एंड ऑन पोजीशन ऑफ द बार मैग्नेट।
which has created field F. This point is in the end-on position of the bar magnet. बस इसलिए खत्म. ये 10A मतलब एंड ऑन पोजीशन. अब की बार हम डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को ऐसे अरेंज करते हैं और मैग्नेट को ऐसा रख देते हैं ये. तो यहाँ पर एक फील्ड तो BH है ही और एक फील्ड ये नॉर्थ से निकल के इधर इस डायरेक्शन में जाती हुई ये फील्ड F है. मैग्नेट को तो आपको हमेशा ईस्ट वेस्ट में रखना ही होगा. अगर आर्म्स नॉर्थ साउथ में है, अर्थ के नॉर्थ साउथ में है, तो ये 10B पोजीशन है. यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहां वो नीडल रखी है, ये जहां टेंजेंट लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, द सेंटर ऑफ द कंपास बॉक्स, जो सेंटर ऑफ द कंपास बॉक्स है वो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में है. इस मैग्नेट की ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में है. बस इसलिए जैसे ही वो कहता है कि हमने दूसरी मैग्नेट रखा और थीटा का डिफ्लेक्शन हो गया, तो आप बोलेंगे भाई अगर टेंजेंट लॉ का सवाल है तो F इज टू BH tan थीटा. और मैं F को बोलूंगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m by dq इज इक्वल टू BH tan थीटा. खत्म. ये B for broadside on and A for end on, A for end on and B for broadside on. अगर टेंजेंट लॉ का सवाल है तो हम F इज इक्वल टू BH tan थीटा तो करेंगे, पर अगर उसमें 10A पोजीशन है तो 2m by dq को BH tan थीटा से इक्वेट करेंगे, और 10B पोजीशन है ब्रॉड साइड ऑन वाला केस है तो m by dq को BH tan थीटा से इक्वेट करेंगे. एक डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को एक बार 10A पोजीशन में रखा है और एक बार 10B पोजीशन में रखा है, सेम मैग्नेट को सेम डिस्टेंस पे रखा है, तो डिफ्लेक्शन कब ज्यादा आएगा? जब 10A पोजीशन में सिस्टम को अरेंज करोगे या जब 10B पोजीशन में सिस्टम को अरेंज करोगे. 10A पोजीशन में यानी एंड ऑन पोजीशन में फील्ड स्ट्रांग होती है. हम तो ये समझते हैं कि एक बार आ रहा है 2m by dq F is equal to BH tan theta है, और दूसरी बार है m by dq is equal to BH tan theta B. अगर मैंने डिवाइड कर दूं तो tan theta A by tan theta B is equal to 2:1. तो थीटा A बाय जो थीटा B है वो 2:1 तो नहीं है, क्योंकि tan theta is not equal to theta, that is true only for small angle. तो थीटा A बाय थीटा B 2:1 नहीं है, ये 2:1 है. पर मुझे पक्का पता है कि हाँ इसका मतलब थीटा A बड़ा है. A में बढ़िया लॉजिकल आंसर दिया आपने, मजा आया उसमें कि भाई A में एंड ऑन पोजीशन में फील्ड स्ट्रांग होती है, और फील्ड स्ट्रांग होगी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा क्रिएट कर देगी. पहले खाली BH के कारण था, अब F इतनी ज्यादा पैदा होगी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा. पहले ये BH था, अब इतनी F पैदा करोगे तो इतना डिफ्लेक्शन होगा, और ज्यादा फील्ड पैदा कर दोगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा. यानी A पोजीशन में फील्ड स्ट्रॉन्गर है, इसलिए A पोजीशन में एंगल ज्यादा आएगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा. डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को हमने पहले 10A पोजीशन में अरेंज किया है और पहले डिफ्लेक्शन 30 डिग्री है. आप कहता है अप्रोक्सीमेट चेंज इन डिस्टेंस बताइए मैग्नेट का. ये रेशो ही बता सकते हैं हम लोग यहाँ पर, वरना m भी देना पड़ेगा. रेशो ही बताइए. चलिए अब परसेंटेज चेंज इन डिस्टेंस कर देते हैं. फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन डिस्टेंस. Approximate percentage change in distance if the deflection is to be increased by 15 degree. अगर मेरे को d की वैल्यू सेंटीमीटर में चाहिए ना तो शायद m भी चाहिए मुझे. m दिया नहीं है तो फिर मैं रेशो ही निकाल सकता हूं बस. चलिए तो ये हमें दिया है, टेंजेंट लॉ का सवाल है तो मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, और 10A पोजीशन है तो मैं ये लिखूंगा, पर मुझे रेशो लेना है. डिफ्लेक्शन अगर 15 डिग्री से बढ़ रहा है तो मतलब पहले 30 था तो बाद में 45 हो गया, और 10 की वैल्यू है 1/√3. तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 577 × 10⁻³ अब जो d2/d1 आ रहा है मेरा, जो d2/d1 आ रहा है वो इसका क्यूबिक रूट आ रहा है. 577 का क्यूबिक रूट यानी अप्रोक्सीमेटली 512 का क्यूबिक रूट
इंटू 10 टू द पावर -1, 0.1 कर देता हूं मैं, इंटू 0.1, जो d2/d1 आ रहा है मेरा, वो आ रहा है करीब 512 और क्यूबिक रूट इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 0.1 आ रहा है। अब ये आ जाएगा करीब 8 का क्यूबिक रूट होता है, 8 का क्यूब होता है 512, तो इससे थोड़ा सा बड़ा, मे बी 8.3, ऐसे ही कुछ भी ले लिया, इंटू 0.1। तो जो डिस्टेंसेस का रेशियो है, जो d2/d1 है, वो आ रहा है 0.83। अगर आपको परसेंटेज चेंज चाहिए तो d2 माइनस d1 अपॉन d1 इंटू 100 ये करिए, नया माइनस पुराना अपॉन पुराना इंटू 100, यानी कि आप निकालिए टाइम्स -1 इंटू 100, d2/d1 ये हो गया कितने टाइम्स, तो 0.83 माइनस 1 इंटू 100, तो मे बी -0.17% इसका आंसर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन बढ़ाइए, अगर आप चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन बढ़ाइए तो बढ़े तो मैग्नेट को पास लाना पड़ेगा। मैग्नेट अगर पहले यहाँ थी तो थोड़ा पास लाइए तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। तो इतना तो पक्का है कि डिस्टेंस कम हुआ है, d2 इज लेस देन d1, और मार्जिनली कम किया होगा, अपन ने थोड़ा सा पास लाए होंगे, तो जितना भी डिस्टेंस था अब करीब उसका 83% रह गया। तो जो चेंज इन डिस्टेंस है वो हमेशा है नया माइनस पुराना अपॉन पुराना इंटू 100, नया अपॉन पुराना इन टाइम्स। तो डिस्टेंस अब कितने टाइम्स हो गया है, -1 इंटू 100, डिस्टेंस अब रह गया है 0.83 टाइम्स, सॉरी डिस्टेंस रह गया 0.83 टाइम्स, तो टाइम्स -1 इंटू 100, तो -0.17% इसका सही जवाब है। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का यूज पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। इसके दो तरीके होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करने के। एक होता है नल मेथड, आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, आप या तो 10A में अपने सिस्टम को अरेंज कर लीजिए या 10B में सिस्टम को अरेंज कर लीजिए, और दोनों मैग्नेट्स को एक साथ यहाँ रख दीजिए साइमल्टेनियसली। ये मे बी साउथ नॉर्थ है, इसकी फील्ड ऐसे जाएगी, यहाँ BH है एक तो फील्ड, यहाँ फील्ड, इसकी फील्ड ऐसे आएगी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ। ये F1 मान लेता हूँ, ये मैग्नेट 1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 है, और फिर इसकी फील्ड मुझे इसको साउथ टू नॉर्थ ये लिखना पड़ेगा ताकि इसकी फील्ड, ये M2 वाली मैग्नेट है, ये ऐसे जाके ऐसे आए, ये लिख देते हैं, both the magnets are kept simultaneously together, एक साथ रख देते हैं on the two arms, और जो डिस्टेंस d1 d2 है, d1 and d2 are adjusted till reflection, till the pointer reads zero zero। दोनों मैग्नेट्स जिनका आप मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करना चाहते हैं, आप एक साथ रख दीजिए और इनके डिस्टेंसेस को इस तरह एडजस्ट करिए कि अब पॉइंटर वापस 0 0 रीड करने लगे, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। जरूर एक की फील्ड दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर रही है, जरूर इस समय F1 is equal to F2, 2m1 by d1 cube is equal to 2m2 by d2 cube, और बस इसलिए फाइनल आंसर है इसमें m1 by m2 is equal to d1 cube by d2 cube। बस अगर वो कह रहा है नल डिफ्लेक्शन मेथड, अगर न्यूमेरिकल में उसने दो डिस्टेंस दिए हैं तो m1 by m2 d1 cube by d2 cube, अगर बेसिक से सपोर्ट करना है तो इतना कर दो, वरना धीरे धीरे पहचान जाओगे अभी कि अगर दो डिस्टेंसेस दिए हैं तो बस जो डिस्टेंसेस का रेशियो है उनका क्यूब मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो, m by d cube is a constant for both। जो इसका m by d cube है वही इसका m by d cube है, तो m is directly proportional to d cube, m by d cube is a constant, so m is proportional to d cube। कोई थीटा उसने दिया ही नहीं है, तो मेरे फॉर्मूले में bh tan थीटा में या tan थीटा वाला टर्म बचेगा ही नहीं, कोई थीटा उसने दिया ही नहीं है।
मेन इंपॉर्टेंट बात अगर यहाँ थियरी कॉन्सेप्चुअल बात करें, कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस थोड़े कम ही आएंगे तो न्यूमेरिकली ज्यादा क्वेश्चन पूछ लें तो अभी भी दिक्कत हो जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी यहाँ पर इस समय कंपास बॉक्स के सेंटर पे रिजल्टेंट फील्ड कितनी है? यहाँ जो रिजल्टेंट फील्ड है ना आपकी बार वो F1 और F2 ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और ये BH भी तो अभी डायग्राम में मैंने बना के रखी है। अब जो रिजल्टेंट फील्ड है वो BH है, तभी तो नीडल BH के अलावा आके रुकी है, वो हर कहीं नहीं रुक गई, वो BH के अलावा आके रुकी है, और एंगल उसका BH से फिलहाल 0 है, इसलिए पॉइंटर 0 0 पढ़ के बता रहा है। यहाँ जो रिजल्टेंट फील्ड है वो 0 नहीं है, क्योंकि BH तो अभी भी यहाँ उपस्थित है। आंसर है BH। एग्जाम ओरिएंटेड बात केवल ये है, एग्जाम ओरिएंटेड बात ये है, चाहे इवन 12 बोर्ड की बात आप कर लें, चाहे नीट की बात कर लें, चाहे जेई मेन की बात कर लें, एग्जाम ओरिएंटेड बात केवल ये है, यह रिजल्टेंट फील्ड BH है, ये आपसे आजकल कोई नहीं पूछता। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स का एक और मेथड है और उसका नाम है डिफ्लेक्शन मेथड। डिफ्लेक्शन मेथड में मतलब जरूर वो लोग आपको θ1 एंड θ2 दे देते हैं। मतलब क्या करते हैं कि पहली मैग्नेट को ला के रखते हैं डिस्टेंस d पे, इसका डिफ्लेक्शन नोट कर लेते हैं। पहली मैग्नेट लाते हैं M1, डिस्टेंस d पे रखा और इसका डिफ्लेक्शन नोट कर लिया, फिर इसको हटाया, दूसरी मैग्नेट को लाके रखा सेम डिस्टेंस पे, इसका डिफ्लेक्शन नोट कर लिया। तो पहली इक्वेशन मेरी बनेगी 2m1/dq इज इक्वल टू bh tan θ1, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 2m2/dq इज इक्वल टू bh tan θ2। अब इसमें डिस्टेंस दोनों बार हमने सेम लिया है, अब अगर इन्हें डिवाइड कर देंगे तो बस m1/m2 बच जाएगा, जो m1/m2 आ जाएगा उसका आंसर आ रहा है tan θ1/tan θ2। ये अगर इसने दो डिस्टेंसेस दिए हैं तो m1/m2 इज d1/d2, और अगर दो एंगल दिए हैं तो m1/m2 इज tan θ1/tan θ2, दैट्स इट। अगर दो डिस्टेंस दिए हैं तो फिर मैं एंगल्स वाला फॉर्मूला तो यूज कर ही नहीं सकता, तब m1/m2 d1 सब डायरेक्ट चलता है, m1 के सामने tan θ1 आता है या डिस्टेंस दिया हो तो d1 आता है। तो कभी कभी ये ऐसा आएगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा। हालांकि ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि सवाल ये गड़बड़ भी कर सकता है। ये एक तो जरूरी नहीं है कि दोनों बार डिस्टेंस सेम रखे, इतना क्रूअल अभी हमारे एग्जाम लेने वाले हुए नहीं है। जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस सेम रखे, वो अलग अलग डिस्टेंस रखे पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी दे दे और डिस्टेंस भी दोनों दे दे, कैंसिल नहीं होंगे। या फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डिस्टेंस तो वो सेम रखता है पर एक बार सेटअप 10A पोजीशन में करता है और एक बार सेटअप 10B पोजीशन में करता है, तो आप दोनों की अपनी अपनी इक्वेशंस लिख लेना। अगर 10A पोजीशन की ये इक्वेशन बना लेना, फिर 10B पोजीशन की ये इक्वेशन बना लेना, और डिस्टेंस वो सेम देता है। पर 10A पोजीशन में M1 वाली मैग्नेट को रखा है तो ये इक्वेशन बनेगी, और 10B पोजीशन में M2 वाली मैग्नेट को रखा है तो ये इक्वेशन बनेगी। अब 2m1/m2 आ जाएगा tan θ1/tan θ2। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हर सवाल बेसिक से कर पाए। F = BH tan θ याद रखें, और उसके बाद बेसिक से इक्वेशन बना के सवाल सॉल्व करें। अगर स्टैंडर्ड केस है ये जाना पहचाना तो m1/m2 या तो tan θ1/tan θ2 होगा अगर दो एंगल्स दिए हैं तो, या अगर दो डिस्टेंस दिए हैं तो m1/m2 है d1/d2। पर अगर वो लग रहा है तो उसने नाटक किया है, एक बार 10A में रखा है और एक बार 10B में रखा है, तो बड़ी आराम से इतना सा डेरिवेशन आपको करना रहेगा। बेसिक मेथड ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये नहीं भी रटना ना tan θ1/tan θ2 या d1/d2 तो चलेगा। ज्यादा अच्छा तो यही है कि हर बार इक्वेशन बना के ही सॉल्व करो, वही ज्यादा सेफ है। मैग्नेट इज केप्ट ऑन एन आर्म ऑफ अ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। कुछ बताया भी नहीं कि 10A पोजीशन में है कि 10B पोजीशन में है, बस कहता नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड टू 30 डिग्री, कैलकुलेट BH/F। जरूर ये पहले सीधा होगा, BH के अलॉन्ग होगा, और अब वहीं से वो 30 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ है। तो डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का सवाल है, या इसका मतलब ये टेंजेंट लॉ का सवाल है।
जरूर हम ये मानेंगे कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स हैं और ये टेंजेंट लॉ का सवाल है। पर ध्यान देना है कि उसने BH का F मांगा है, ये है, ध्यान से आपको देखना ये है, इससे पता लगता है कि डिफ्लेक्शन का सवाल यानी टेंजेंट लॉ का सवाल है। जरूर F और BH राइट एंगल्स पे हैं, और अगर सिर्फ F बाई BH ही निकालना है तो ये tan A हो या tan B हो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। F बाई BH तो हमेशा ही tan थीटा आता है, तो tan A वाली पोजीशन भी उसने डिस्क्राइब की होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक आर्म पे रख दी है और उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा है। अगर इसकी थ्योरी आप जानते हैं तो मैग्नेट को हमेशा आर्म पे ईस्ट वेस्ट में रखते हैं, tan A में भी और tan B में भी, क्योंकि अगर आपको टेंजेंट लॉ सेटिस्फाई करना है तो F और BH परपेंडिकुलर होने चाहिए। आप पूछ रहे डिफ्लेक्शन कितना होगा, तुम जब नॉर्थ साउथ में रखते हो, जब तुम इसे नॉर्थ साउथ में रखते हो मैग्नेट को, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेट को, तो वो न्यूट्रल पॉइंट की सिचुएशन होती है। मैग्नेट को अगर आप नॉर्थ टुवर्ड्स अर्थ नॉर्थ रखें या मैग्नेट का साउथ टुवर्ड्स अर्थ नॉर्थ रखें तो वो न्यूट्रल पॉइंट का सवाल बनता है। ये न्यूट्रल पॉइंट का सवाल हो सकता है, ये टेंजेंट लॉ का सवाल नहीं। अगर एक्सपेरिमेंटल मैग्नेट है वो ईस्ट वेस्ट में है तो ये टेंजेंट लॉ का सवाल है, वरना ये न्यूट्रल पॉइंट का सवाल है। देखिए अब अपन ने किस तरह से इसको अरेंज किया है, इस तरह से सिस्टम को अरेंज किया है कि ये ऐसा हो गया, यहाँ अर्थ की फील्ड मान लीजिए BH है और अब तुमने मैग्नेट ऐसे रख दिए, तो ये जो पॉइंट है मान लीजिए चलिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये फील्ड ऐसी है, तो अब यहाँ रिजल्टेंट फील्ड F प्लस BH है। वो रिजल्टेंट फील्ड कितनी है उससे मतलब नहीं है, और जो वेक्टर M है जो कंपास निडल है वो तो रिजल्टेंट फील्ड के अलाउंग ही रहेगी ना, तो वो थीटा भी 0 नापेगी। अगर तुम मैं इसे पलट के रख देता, अगर मैं इसे ऐसा रख देता हूं, सपोज यहाँ tan B में अरेंज कर लेता हूं और यहाँ ऐसा रख लेता हूं, नॉर्थ साउथ में रख रहा हूं ना, सपोज ये साउथ नॉर्थ है, तो अर्थ की फील्ड तो यहाँ BH और मैग्नेट की फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगी, मैग्नेट की फील्ड होगी यहाँ F। अब न्यूट्रल पॉइंट का केस स्टैब्लिश हो रहा है, यहाँ थीटा 0 डिग्री था मतलब F और BH में, और यहाँ थीटा 180 डिग्री है F और BH में। अब अगर BH बढ़ा है तो रिजल्टेंट फील्ड अभी वही है BH की डायरेक्शन में, और अगर F बढ़ा है तो रिजल्टेंट फील्ड नीचे है F माइनस BH। पर उसका अगर इसका इक्विलिब्रियम थोड़ी ना डिस्टर्ब हो पाएगा, पहले ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है और बाद में ये जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है, अगर मैग्नेटिक नीडल पहले यहाँ BH के अलाउंग थी और अचानक फील्ड यहाँ हो गई तो थीटा 180 डिग्री हो गया उसके वेक्टर M और रिजल्टेंट फील्ड के बीच में, पर है अभी भी वो इक्विलिब्रियम, डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ टेंजेंट लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होगा, टेंजेंट लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा। टेंजेंट लॉ सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेट है उसको इस तरह से नहीं रख सकते, ईस्ट वेस्ट में ही रखते हैं। अब इसको आप नॉर्थ साउथ में रख रहे हैं तो इसकी फील्ड भी नॉर्थ साउथ में ही होगी, तो या तो BH के एडिटिव होगी या BH के सब्सट्रैक्टिव होगी, डिफ्लेक्शन नहीं होगा साहब। अगर ये अभी भी इक्विलिब्रियम ही रहेगा, अचानक से ये 180 डिग्री से घूम जाएगी ऐसा नहीं है, इसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ना 0 ना 180 और ना ही उनके बीच में कोई और, इसका ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए था नो डिफ्लेक्शन। या हम अगर इसको सिंबॉलिकली माने, अगर और वही ऑप्शन दिए तो आप बोल सकते हैं 0 भी हो सकता है या BH भी हो सकता है, पर इसके अलावा कोई फाइनाइट नहीं होगा। ये है तो आप बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन 0 डिग्री, और ये है तो आप चाहे तो बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन 180 डिग्री, हालांकि वो गलत है, यार बाउंड्री केस है। अगर हल्का सा भी यहाँ मैं इसे हिला दूं, अगर रिजल्टेंट फील्ड मेरी यहाँ बन चुकी है और उसके बाद कंपास निडल को मैं हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दूं तो कंपास निडल यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, तो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसलिए चलो अगर और कोई ऑप्शन नहीं तो हम मान लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जहां F यहाँ पैदा हुई है, अच्छा मैग्नेट की फील्ड तो अर्थ की फील्ड से स्ट्रांगली होती है हमेशा, अर्थ की फील्ड BH कमजोर होती है,
तो यही मान लीजिए इस पोजीशन में रिजल्टेंट फील्ड यही है। मैग्नेटिक मोमेंट तो मेरा पहले से यहाँ पॉइंट कर रहा था, अचानक मैंने मैग्नेट यहाँ लाके रख दी तो उसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल वाला बन गया। इस मैग्नेट के वेक्टर एम में और रिजल्टेंट फील्ड में एंगल 180 है। हाँ मैं इसे हल्का सा डिस्टर्ब कर दूंगा तो ये 180 से घूम जाएगा, पर बेसिकली ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इक्विलिब्रियम मतलब डिफ्लेक्शन जीरो। तो कायदे से तो टेंजेंट लॉ सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा। फील्ड या तो रिजल्टेंट फील्ड ऐसी है या ऐसी है, तो एंगल या तो जीरो रहेगा या 180 रहेगा। तो मे बी जीरो या मे बी 180 हम फिर भी कह सकते हैं। फाइनाइट एंगल से तो तब होता जब BH तो यही है, F कोई ऐसी पैदा कर देता या F कोई ऐसी पैदा कर देता, कोई BH F ऐसी पैदा कर देता तो भी डिफ्लेक्शन होता, पर वो टेंजेंट लॉ नहीं कहलाता क्योंकि ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अभी अगर कभी भी एक्सपेरिमेंटल मैग्नेट नॉर्थ साउथ में है तो ये न्यूट्रल पॉइंट का सवाल है, और कभी एक्सपेरिमेंटल मैग्नेट ईस्ट वेस्ट में है तो ये टेंजेंट लॉ का सवाल है, क्योंकि BH तो साउथ से नॉर्थ ही है। अगर फील्ड F यहाँ पैदा हो गई, फील्ड F यहीं पैदा हो गई या उल्टी पैदा हो गई, तब ये न्यूट्रल पॉइंट का सवाल है। और यहाँ पैदा करने के लिए नॉर्थ साउथ में मैग्नेट को भी तो नॉर्थ साउथ में होना चाहिए ना। जो मैग्नेट के हम जो दो पोजीशंस पढ़ते हैं ना, एंड ऑन और ब्रॉड साइड ऑन, मैग्नेट अगर ऐसे मैंने रखी है, ऐसे मैग्नेट रखी है तो यहाँ या यहाँ कहीं भी मैग्नेट, कहीं भी जो फील्ड है वो मैग्नेट के परपेंडिकुलर नहीं होती। इस पॉइंट पे फील्ड ऐसी होती है और इस पॉइंट पे फील्ड ऐसी होती है। एंड ऑन में या ब्रॉड साइड ऑन में, जिन दो केसेस की हम ज्यादातर बात करते हैं, वहां कहीं भी रिजल्टेंट फील्ड मैग्नेट के एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होती। तो अगर आप फील्ड ईस्ट वेस्ट में चाहते हैं तो आपको मैग्नेट भी ईस्ट वेस्ट में रखनी पड़ेगी। अगर आप मैग्नेट नॉर्थ साउथ में रखेंगे तो फिर इसकी फील्ड भी इन पोजीशंस में नॉर्थ साउथ में आएगी। खाली एंड ऑन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। सो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।